हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज कुमार वर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लाइंग दिशा ऑनलाइन क्लासेज में। देखो प्यारे दोस्तों, हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का, और ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने ब्लड वाला टॉपिक स्टार्ट किया था। और ब्लड का टॉपिक हमने बिल्कुल बेसिक से जान लिया है और ब्लड को हम बहुत आगे तक पढ़ चुके हैं। अब तक हमने ब्लड के कंपोनेंट के बारे में पढ़ लिया है, ब्लड की सामान्य जानकारी पढ़ ली है, और अब आज जो टॉपिक होगा वो ब्लड का लास्ट टॉपिक होगा। तो आज का आप टॉपिक डालिए ब्लड ग्रुप, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ यू से। तो आज का टॉपिक आप लिखिए ब्लड ग्रुप। अगर ब्लड ग्रुप की बात करें तो ब्लड ग्रुप को हिंदी में रक्त समूह कहा जाता है। देखो, अगर ब्लड ग्रुप की बात की जाए तो आपके एग्जाम में 110% यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। अब देखो, बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो ब्लड ग्रुप को कई तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी उनके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होते हैं। और अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होते हैं तो आप क्वेश्चन एग्जाम में गलत कर देते हो। तो आज हम बिल्कुल ब्लड ग्रुप के बारे में विस्तार से जानेंगे कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, ब्लड ग्रुप किस प्रकार से बनता है, और कौन सा व्यक्ति किस वाले ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को ब्लड डोनेट कर सकता है। देखो प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि जो ब्लड ग्रुप का टॉपिक है उसको हम एक ही वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो देखिए क्या होता है ब्लड ग्रुप। जैसे ही आपके सामने ये वर्ड आता है रक्त समूह है, तो आपके दिमाग में पहला प्रश्न ये होना चाहिए कि रक्त समूह कहते किसे हैं। तो लिखिए आप रक्त समूह के बारे में कि आरबीसी की सतह पर उपस्थित एंटीजन, जिसे हिंदी में प्रतिजन कहा जाता है, एवं प्लाज्मा में उपस्थित एंटीबॉडी के आधार पर रक्त को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर देना रक्त समूह कहलाता है। आरबीसी की सतह पर उपस्थित एंटीजन, और एंटीजन को हिंदी में क्या कहा जाता है, प्रतिजन, एवं प्लाज्मा में उपस्थित एंटीबॉडी के आधार पर रक्त को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर देना क्या कहलाता है, रक्त समूह कहलाता है। देखो ये लैंग्वेज है, थोड़ी टफ लैंग्वेज है, तो आपको डरना नहीं है। देखो ये रक्त समूह की परिभाषा है। अब देखो इसमें मुख्यतः दो वर्ड आ रहे हैं आपके सामने। एक तो है एंटीजन, जिसे प्रतिजन कहा जाता है, और दूसरा है एंटीबॉडी, जिसे हिंदी में प्रतिरक्षी कहा जाता है। एंटीबॉडी को हिंदी में क्या कहा जाता है, प्रतिरक्षी कहा जाता है। तो देखो ये अगर आपको ये दो शब्द अच्छे से समझ में आ गए, एंटीजन और एंटीबॉडी, तो आपका पूरा ब्लड ग्रुप क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जो एंटीजन है और ये जो एंटीबॉडी है ये किस प्रकार से रक्त समूह को बनाते हैं। क्योंकि मैंने आपको लिखाया है कि आरबीसी की सतह पर उपस्थित एंटीजन और प्लाज्मा में उपस्थित एंटीबॉडी के आधार पर रक्त को बांट देना क्या कहलाता है, रक्त समूह कहलाता है। तो पहले हम बात करते हैं एंटीजन की। तो आप यहाँ पर डैश लगा के लिखिए एंटीजन एवं एंटीबॉडी, ये आपको ध्यान से समझना है, एंटीजन एवं एंटीबॉडी।
ये आपके लिए दोनों नए शब्द हो सकते हैं। आपने शुरू से देखा होगा कि मैं जब भी पढ़ाता हूं तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ाता हूं और चीज़ों को एक दूसरे से लिंक करके पढ़ाता हूं। अगर आपको ये दोनों चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई, एंटीजन और एंटीबॉडी क्लियर हो गए, तो आपका रक्त समूह बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बात करते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी की। तो देखो, मैंने आपसे कहा था कि हमारे शरीर में मानो कोई ब्लड वेसल है, इस प्रकार से कोई रक्त नलिका है। ये अगर ये रक्त नलिका है तो जाहिर सी बात है कि इसमें ब्लड होगा, क्योंकि रक्त नलिका में रक्त का प्रवाह होता रहता है। तो सपोज करो कि इसमें ये ब्लड बह रहा है रक्त नलिका में, इस प्रकार से। मैं आपको क्या बता रहा हूं, एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में। तो देखो, ये कोई रक्त नलिका है और रक्त नलिका में क्या फ्लो कर रहा है, हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है। और ब्लड के बारे में हम विस्तार से पढ़ चुके हैं। अगर कोई स्टूडेंट ये वीडियो मेरा पहली बार देख रहा है तो ये आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। इससे पहले मैंने 4 वीडियो अपलोड किए हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के, तो आपको पहले वो वीडियो देखना जरूरी है, तभी आपके ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो सकती है। अब देखो, इसमें ब्लड है तो मैंने आपको बताया था कि ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। सर, आरबीसी होती है, इसके अलावा डब्ल्यूबीसी होती है और प्लेटलेट होती है। तो देखो, इसकी सतह पर या इस ब्लड में आरबीसी पाई जाती है इस प्रकार से। सपोज दैट ये आरबीसी है और इस आरबीसी की सतह पर इस प्रकार से छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। ये कण आरबीसी पे चिपके होते हैं, इस प्रकार से बहुत सारे कण होते हैं। तो इन कणों को क्या कहा जाता है, इन कणों को कहा जाता है एंटीजन। देखो, जो मैं आपको बता रहा हूं ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मैं अभी आपको एक एक क्वेश्चन बोल के बताने वाला हूं कि एग्जाम में किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब देखो, एंटीजन की बात करें तो देखो, हमारी जो आरबीसी है उसकी सतह पर ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स चिपके होते हैं या धसे होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है एंटीजन। अगर बात करें एंटीजन की तो ये किसके बने होते हैं, तो आप लिखना ये ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। ये जो एंटीजन है, ये जो कण आरबीसी की सतह पर उपस्थित है, ये किसके बने होते हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। क्लियर है। अब देखो, आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा कि एंटीजन कहां पाया जाता है, तो कहां पाया जाता है, आरबीसी की सतह पर। अब देखो, अगर एंटीजन की हम बात करें, एंटीजन मुख्य 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है एंटीजन ए और एक होता है एंटीजन बी। देखो, मैं आपको क्या बता रहा हूं कि एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एंटीजन ए और एक होता है एंटीजन बी। ये हमेशा कैपिटल लेटर में होते हैं। अब बात करते हैं कि इस एंटीजन का क्या काम है हमारे ब्लड में। तो आप लिखना कि जो एंटीजन है ये ब्लड ग्रुप बनाने का काम करते हैं। यहां पर डैश लगा के लिखना एंटीजन के बारे में कि ये जो एंटीजन है 2 प्रकार के, ए और बी, इनका क्या काम है, ये ब्लड ग्रुप को बनाते हैं। एंटीजन ब्लड ग्रुप का निर्धारण करते हैं। ब्लड ग्रुप का निर्धारण किस प्रकार से करते हैं, तो देखिए, यदि किसी व्यक्ति की आरबीसी की सतह पर अगर ए एंटीजन उपस्थित है तो उसका ब्लड ग्रुप कैसा होगा, ए ब्लड ग्रुप होगा। और यदि किसी व्यक्ति की आरबीसी की सतह पर बी एंटीजन उपस्थित है तो उसका ब्लड ग्रुप कैसा होगा, बी ब्लड ग्रुप होगा। यदि किसी व्यक्ति की आरबीसी की सतह पर एंटीजन ए भी उपस्थित है और एंटीजन बी भी उपस्थित है तो उसका ब्लड ग्रुप कैसा होगा, ए बी ब्लड ग्रुप। क्लियर है।
और यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी आरबीसी की सतह पर ना तो एंटीजन ए पाया जाता है और ना ही एंटीजन बी पाया जाता है, अर्थात दोनों ही एंटीजन एब्सेंट है, तो ऐसे व्यक्ति का ब्लड ग्रुप कहलाता है जीरो ब्लड ग्रुप, जिसे आप आम लैंग्वेज में ओ ब्लड ग्रुप कहते हो। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि एंटीजन ब्लड ग्रुप बनाने का काम किस प्रकार से करते हैं। सिंपल सी बात है, यदि किसी व्यक्ति में ए एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप ए होगा, यदि बी है तो बी होगा, यदि दोनों एंटीजन है तो ए बी होगा और दोनों ही एब्सेंट है तो ओ ब्लड ग्रुप होगा। यह बात आपको यहां तक मेरे हिसाब से अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये तो हुई एंटीजन की बात। अब हम बात करते हैं एंटीबॉडी के बारे में कि ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी का क्या रोल होता है। तो देखो, मैंने अभी आपको बताया है कि एंटीजन कहां पाया जाता है, ये पाया जाता है आरबीसी की सतह पर। अब देखो, आरबीसी के अलावा इसमें ब्लड में प्लाज्मा पाया जाता है और मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ये मान लो ये प्लाज्मा है जो कि द्रव अवस्था में है इस आरबीसी को छोड़कर। तो इस प्लाज्मा में इसी प्रकार से छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स और पाए जाते हैं, छोटे छोटे अणु और पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, एंटीबॉडी। क्या कहा जाता है भाई इन्हें, एंटीबॉडी। क्लियर है। देखो, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि एंटीबॉडी कहाँ पाई जाती है, तो ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाई जाती है। एंटीबॉडी को हिंदी में क्या कहा जाता है, प्रतिरक्षी। और एंटीबॉडी का क्या काम है, ये हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षा है इसको मजबूत करने का काम करती है, मेमोरी सेल बनाने का काम करती है। कौन, एंटीबॉडी। अब देखो, अगर एंटीबॉडी की बात करें तो एंटीबॉडी भी मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक तो होती है एंटीबॉडी ए और एक होती है एंटीबॉडी बी। ये हमेशा स्मॉल लेटर में होती है। अगर देखो एंटीजन की बात करें तो ये भी ए और बी प्रकार का है, और एंटीबॉडी की बात करें तो ये भी ए और बी प्रकार की है, लेकिन जो एंटीबॉडी है ये स्मॉल लेटर में लिखी जाती है और जो एंटीजन है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। अब देखो, अब तक आपको शायद ये चीजें पूरी समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। अब मैं आपको दो लाइन ऐसी बताने वाला हूं जिससे आपका पूरा ब्लड ग्रुप अच्छे से क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं होगी आपकी ब्लड ग्रुप में। तो एक बार आप इसको नोट कर ले, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं आपको वो दो लाइन बताता हूं जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार आप। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। एंटीजन और एंटीबॉडी आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये चीज आपके अच्छे से समझ में आ गई, एंटीजन एंटीबॉडी, तो पूरा ब्लड ग्रुप आपके अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वो दो लाइन लिखो आप जो ब्लड ग्रुप को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली है कि जो एंटीजन होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया है कि जो आरबीसी की सतह पर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको एंटीजन कहा जाता है। तो एंटीजन क्या काम करता है, एंटीजन ब्लड ग्रुप का निर्धारण करते हैं। ये बात तो मैंने आपको पहले भी समझा दी है कि एंटीजन ब्लड ग्रुप का निर्धारण किस प्रकार से करते हैं कि यदि किसी व्यक्ति की आरबीसी की सतह पर ए एंटीजन है तो रक्त समूह कैसा होगा, ए ब्लड ग्रुप होगा। और यदि एंटीजन बी है तो कौन सा रक्त समूह होगा, बी रक्त समूह होगा। और यदि दोनों एंटीजन है तो ए बी और दोनों ही एब्सेंट है तो ओ ब्लड ग्रुप होगा। क्लियर है। तो पहली लाइन तो यह है कि एंटीजन ब्लड ग्रुप का निर्धारण करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट अब लाइन लिखिए, रक्त में एंटीजन के विपरीत एंटीबॉडी पाई जाती है। क्या लिखा मैंने कि रक्त में एंटीजन के विपरीत एंटीबॉडी पाई जाती है। किस प्रकार से,
सपोज करो यदि किसी व्यक्ति की आरबीसी की सतह पर ए एंटीजन है, सपोज करो कि किसी व्यक्ति की आरबीसी की सतह पर कैसा एंटीजन है, ए एंटीजन है, तो पहली बात तो क्या क्लियर होती है कि एंटीजन ब्लड ग्रुप का निर्धारण करते हैं, तो इसका ब्लड ग्रुप कैसा हो जाएगा, ए ब्लड ग्रुप हो जाएगा। क्लियर है। अब मैंने आपको क्या लिखवाया है कि एंटीजन के विपरीत एंटीबॉडी पाई जाती है। यदि किसी व्यक्ति का एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी किस प्रकार की होगी, बी होगी, ए कभी नहीं होगी। क्लियर है। और यदि किसी व्यक्ति की आरबीसी की सतह पर बी एंटीजन है तो एंटीबॉडी कैसी होगी, ए होगी। तो देखो ये विपरीत होती है हमेशा। अब यदि ए एंटीजन है तो एंटीबॉडी कैसी होगी, बी, इसके साथ ए कभी नहीं होगा। और यदि एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी कौन सी होगी, ए, इसके साथ कभी भी बी नहीं होगा। तो इन दो लाइन का मतलब ये है। अभी इनको अच्छे से मैं आगे आपको और बताने वाला हूं कि इन दो लाइन से हम क्या सीखने वाले हैं। इससे पहले हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप के प्रकार के बारे में कि ब्लड ग्रुप कितने टाइप का होता है। तो आप एक बार इसको तो रफ कर दो या इसको आप नोट भी कर लो। एक आप जब भी मैं यहाँ कुछ लिखता हूँ तो आप पेन और कॉपी साथ लेके बैठा करो और जो भी चीज़ें मैं यहाँ आपको लिखवाता हूँ उनको तरीके से अच्छे से लिखा करो, नोट्स बनाया करो। ठीक है भाई। एक बार इसको रफ कर देता हूँ मैं। हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप के प्रकार के बारे में कि ब्लड ग्रुप कितने प्रकार का होता है। तो देखो ब्लड ग्रुप की बात करें तो ब्लड ग्रुप दो प्रकार का होता है। कई स्टूडेंट बोलेंगे कि सर ब्लड ग्रुप चार प्रकार का होता है, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। कई स्टूडेंट ये बोलने वाले हैं कि सर ब्लड ग्रुप 8 प्रकार का होता है, ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव और बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। तो ये बात की बातें हैं कि हम ब्लड ग्रुप को किस प्रकार से पढ़ने वाले हैं। फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि ब्लड ग्रुप को मुख्य दो भागों में बांटा गया है। वो दो भाग कौन कौन से हैं? पहला तो है ए बी ओ फैमिली और दूसरा है आर एच फैमिली। देखो ब्लड ग्रुप को मैंने दो भागों में डिवाइड किया है। पहला तो है ए बी ओ फैमिली और दूसरा है आर एच फैमिली। अगर ए बी ओ फैमिली की बात करें तो इसमें मुख्यतः 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। एक बार मैं इधर लिख देता हूं। ए बी ओ जो फैमिली होती है इसमें मुख्यतः 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। एक तो होता है ए ब्लड ग्रुप, दूसरा होता है बी ब्लड ग्रुप, तीसरा होता है ए बी ब्लड ग्रुप और चौथा होता है ओ ब्लड ग्रुप। तो इसको कहा जाता है ए बी ओ फैमिली। क्लियर है ये बात? अगर हम बात करें ए बी ओ फैमिली की तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ए बी ओ फैमिली की खोज किसने की। तो एक साइंटिस्ट आएंगे यहां पर, कार्ल लैंड स्टीनर। ये जो वैज्ञानिक है कार्ल लैंड स्टीनर, इन्होंने ए बी ओ फैमिली की खोज की। रक्त समूह की खोज भी इन्होंने की थी। क्लियर है? ए बी ओ फैमिली के खोजकर्ता कौन है? कार्ल लैंड स्टीनर। अगर बात करें हम आर एच फैमिली की तो देखो आर एच क्या होता है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर आपको ए बी ओ फैमिली अच्छे से समझ में आ गया तो आर एच फैमिली कोई बड़ी बात नहीं है। यदि अभी हम यहाँ डिस्कस करेंगे तो आपको ना तो ये समझ में आएगा और ना आर एच फैमिली समझ में आएगी। तो फिलहाल आप इसके बारे में ये लिखिए कि जो आर एच फैमिली है इसके खोजकर्ता भी कौन है? कार्ल लैंड स्टीनर। कार्ल लैंड स्टीनर। अब देखो जो कार्ल लैंड स्टीनर है इन्होंने ए ब्लड ग्रुप की खोज की, इन्होंने बी ब्लड ग्रुप की खोज की, इन्होंने ओ ब्लड ग्रुप की खोज की, लेकिन जो ए बी ब्लड ग्रुप है इसकी खोज इस वैज्ञानिक ने नहीं की। इसके लिए अलग से 2 वैज्ञानिक आते हैं। तो ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ए बी ब्लड ग्रुप है इसकी खोज किसने की। तो यहाँ पर 2 साइंटिस्ट आएंगे। तो आप लिखो यहाँ पर ए बी रक्त समूह की खोज। तो यहां पर 2 साइंटिस्ट आएंगे, एक तो है एड्रिनो स्टर्ली
स्टूरली भी कहते हैं इन्हें, एक तो है एड्रिनो स्टूरली और दूसरे हैं डेस कोस्टेलो। ये दो साइंटिस्ट हैं, एक तो है एड्रिनो स्टूरली और दूसरे हैं डीएस कोस्टेलो, इसको डी कोस्टेलो भी कहा जाता है। तो इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर किस रक्त समूह की खोज की? ए बी रक्त समूह की। अब देखो आपको ये अच्छे से क्लियर करना है कि जो एबीओ फैमिली है इसके खोज करता है कार्ल लैंडस्टीनर, और जो एबी रक्त समूह है इसकी खोज करने वाले हैं एड्रिनो स्टूरली और डी कोस्टेलो, और जो आरएस फैमिली है इसके खोज करता है कार्ल लैंडस्टीनर। क्लियर है? अब देखो आरएच फैमिली के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करेंगे एबीओ फैमिली के बारे में। तो आप लिखिए एबीओ फैमिली। नेक्स्ट टॉपिक आप लिखिए एबीओ फैमिली। अब आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, आपको अच्छे से चीजें क्लियर हो गई। तो बात करते हैं एबीओ फैमिली की। आरएच फैक्टर के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हमें एबीओ फैमिली के बारे में अध्ययन करना है। तो देखिए आप इस प्रकार से एक चार्ट बना लीजिए, यहां पर तो लिखना आप ब्लड ग्रुप, और यहां पर लिखना आप एंटीजन। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि एंटीजन का क्या काम होता है ब्लड में, ये ब्लड ग्रुप बनाने का काम करता है। किस प्रकार से? यदि किसी व्यक्ति की आरबीसी की सतह पर ए एंटीजन है तो उसका ब्लड ग्रुप कैसा होगा? ए ब्लड ग्रुप होगा। और यदि किसी व्यक्ति की आरबीसी की सतह पर बी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? बी ब्लड ग्रुप होगा। और यदि किसी व्यक्ति की आरबीसी की सतह पर दोनों एंटीजन उपस्थित है, ए और बी दोनों ही उपस्थित है, तो ब्लड ग्रुप कौन सा बन जाएगा? ए बी ब्लड ग्रुप बन जाएगा। और यदि कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें ना तो एंटीजन ए होता है और ना एंटीजन बी होता है, तो आप इसको डैश लगा के लिख लीजिए। इस डैश का मतलब क्या है कि इस व्यक्ति में ना तो ए एंटीजन है और ना बी एंटीजन है, तो ऐसे व्यक्ति का ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? जीरो ब्लड ग्रुप। जीरो बोलने में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए इसको आम भाषा में ओ ब्लड ग्रुप कहा जाता है। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये कोई नई बात नहीं है। मैंने आपको एंटीजन के बारे में पहले भी बता दिया है कि एंटीजन ब्लड ग्रुप बनाने का काम करते हैं। जिस प्रकार का एंटीजन होगा सेम उसी प्रकार का ब्लड ग्रुप होता है। क्लियर है? अब नेक्स्ट कॉलम लिखिए आप एंटीबॉडी के बारे में। एंटीबॉडी के बारे में तो मैंने आपसे लिखवाया था कि एंटीजन के विपरीत एंटीबॉडी पाई जाती है। विपरीत किस प्रकार से? यदि किसी व्यक्ति में ए एंटीजन है तो एंटीबॉडी कौन सी होगी? बी होगी। इसके साथ कभी भी ए एंटीबॉडी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। पहले आप ये चीज सीखिए कि यदि किसी व्यक्ति की आरबीसी की सतह पर ए एंटीजन है तो उसकी प्लाज्मा में एंटीबॉडी कैसी होगी? बी होगी, जो कि विपरीत है। और यदि किसी व्यक्ति में बी एंटीजन है तो एंटीबॉडी कौन सी होगी? ए एंटीबॉडी होगी, इस बी के विपरीत होगी। ये ए यहां नहीं हो सकता और ये बी इस बी के साथ नहीं हो सकता। ये बात क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं, यदि दोनों एंटीजन उपस्थित है आरबीसी की सतह पर तो एंटीबॉडी एब्सेंट होगी। यदि किसी व्यक्ति की आरबीसी की सतह पर ए और बी दोनों एंटीजन हैं तो ना तो उसमें बी एंटीबॉडी होगी और ना ए एंटीबॉडी होगी। यह बात क्लियर है? और एक व्यक्ति ऐसा है जिसमें कोई सा भी एंटीजन नहीं है, उसमें एंटीबॉडी दोनों प्रकार की होगी, ए और बी। अब देखो यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बन चुके हैं। जैसे मैं आपको बोल के बताता हूं, ऐसा कौन सा रक्त समूह है जिसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? तो कौन सा है? ए बी। ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। ऐसा कौन सा रक्त समूह है जिसमें ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं? तो कौन सा है? ए बी, जिसमें ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं। ऐसा कौन सा रक्त समूह है जिसमें ना तो ए एंटीजन पाया जाता है और ना ही बी एंटीजन पाया जाता है? तो वो कौन सा होता है? ओ ब्लड ग्रुप होता है। ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। यहाँ से 7-8 प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में
पूछे जा सकते हैं, तो आप इनको एक बार अच्छे से और देख लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये जो आप कॉलम है इनको आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहां से ज्यादा आता है। यहां तो लिखना आप टू रिसीव, और यहां लिखना टू डोनेट। इसका क्या मतलब है? टू रिसीव का मतलब क्या है कि ये जो ए ब्लड ग्रुप है ये किससे ब्लड ले सकता है। रिसीव का मतलब क्या होता है? प्राप्त करना। तो ये जो ए ब्लड ग्रुप है ये किससे ब्लड ले सकता है, तो आप हिंदी में भी लिख लीजिए ग्राही। टू रिसीव को क्या कहा जाता है? ग्राही। और टू डोनेट का मतलब क्या है कि ये जो ए ब्लड ग्रुप है ये किसको ब्लड दे सकता है, तो यहां लिख लीजिए हिंदी में आप दाता। इस कॉलम का मतलब तो है कि ए वाला किससे ब्लड ले सकता है, और उस कॉलम का मतलब क्या है टू डोनेट वाले का कि ये ए वाला कौन से ब्लड ग्रुप को ब्लड डोनेट कर सकता है। अब देखो ये दोनों चीजें समझने से पहले आपको यहाँ पर एक चीज समझनी पड़ेगी। आप ध्यान से सुनना इस बात को। देखो ये जो बी एंटीबॉडी है ये सिर्फ इस ए एंटीजन को जानती है, ये बी इस बी को बिल्कुल भी नहीं पहचानता है, क्योंकि ये हमेशा इस ए के साथ रहता है। और ये जो ए एंटीबॉडी है ये केवल इस बी एंटीजन को जानता है, ये ए इस ए को बिल्कुल भी नहीं जानता है। अब देखो यदि ये ब्लड ग्रुप बी है, इस बी ब्लड ग्रुप को यदि इस ए वाले व्यक्ति में चढ़ा दिया जाता है तो क्या होगा? ये बी वाला श्योर है इस बी के पास जाएगा, और मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि ये बी वाला सिर्फ इस ए को पहचानता है, इस बी को बिल्कुल भी नहीं पहचानता है। तो जैसे ही ये बी वाला इस बी के पास जाएगा तो ये जो बी एंटीबॉडी है ये क्या करेगी कि ये तो कोई अनजान आदमी है जो हमारे ब्लड में आ गया है, तो ये तुरंत WBC को सूचित करेगी कि हमारे ब्लड में कोई फॉरेन बैक्टीरियल आया है। तो WBC क्या करेगी? तुरंत एंटीबॉडी का निर्माण करेगी और इस एंटीजन पर आक्रमण करेगी। ऐसा होने से क्या होगा कि हमारे ब्लड में क्लम्पिंग शुरू हो जाती है। क्लम्पिंग का मतलब हमारे जो ब्लड है उसका थक्का बनना शुरू हो जाता है नसों में ही, और नसों में ब्लड की गांठें बन जाती है, और ऐसे में क्या होगा? हमारी जो नसें हैं उसमें ब्लॉकेज शुरू हो जाएगी, और परिणाम क्या होगा? या तो होगा हार्ट अटैक या होगा ब्रेन हेमरेज। इसीलिए ए वाले को कभी भी बी वाले का रक्त नहीं चढ़ाया जाता है। क्लियर है? तो मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात बता रहा हूं कि ये जो बी एंटीबॉडी है ये सिर्फ इस ए को पहचानती है, और ये जो ए एंटीबॉडी है ये सिर्फ इस बी को पहचानती है। ये बात क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं ए बी ब्लड ग्रुप की। तो देखो ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए पाया जाता है और एंटीजन बी पाया जाता है, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। एंटीबॉडी ना होने के कारण ए बी ब्लड ग्रुप सबसे ब्लड ले सकता है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं ऑल, सभी से। ये जो ए बी ब्लड ग्रुप है ये सभी से ब्लड ले सकता है। क्यों ले सकता है? क्योंकि इसके पास किसी भी एंटीजन और एंटीबॉडी का विरोध करने के लिए इसके पास खुद के पास एंटीबॉडी नहीं है, और इसके पास एंटीबॉडी ना होने के कारण ये सभी से ब्लड ले सकता है। कौन सा ब्लड ग्रुप है? ए बी। क्यों ले सकता है? क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, और ये सबसे ब्लड ले सकता है। इसी कारण इसको क्या कहा जाता है? सर्वग्राही। यहां लिख लो आप सर्वग्राही, यूनिवर्सल रिसीवर या यूनिवर्सल एक्सेप्टर किसको कहा जाता है? ए बी ब्लड ग्रुप को। क्यों? क्योंकि ये सभी से ब्लड ले सकता है। और सभी से क्यों ले सकता है? क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है। क्लियर है ये बात? अब देखो अगर बात करें हम ओ ब्लड ग्रुप की, तो इसमें ना तो ए एंटीजन पाया जाता है और ना बी एंटीजन पाया जाता है। एंटीजन ना होने के कारण ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति किसी भी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए कि ओ वाला है ये सबको ब्लड डोनेट कर सकता है, सभी को। ओ ब्लड ग्रुप सभी को ब्लड डोनेट कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि इसके पास ना तो ए एंटीजन है और ना बी एंटीजन है। सपोज करो इस ओ वाले का ब्लड मैं इस ए वाले को चढ़ा दूं, तो देखो ये बी वाला सिर्फ इस ए को जानता है,
बी को ही तो नहीं पहचानता है ये। तो ये ब्लड जैसे ही इसके पास जाएगा तो इसके पास तो विरोध करने के लिए कुछ एंटीजन है ही नहीं। यदि यहाँ पर बी एंटीजन होता तो ये बी इस बी का विरोध करता। क्यों करता? क्योंकि ये बी इस बी को बिल्कुल भी नहीं पहचानता है, लेकिन इसके पास तो कोई एंटीजन है ही नहीं, इसलिए इसको ये जो ओ ब्लड ग्रुप है ये ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है और ओ को तो दे ही सकता है। तो ये दोनों बातें आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ए बी वाला सबसे ब्लड क्यों ले सकता है और ओ वाला सबको ब्लड क्यों दे सकता है। अब देखो ओ वाले की अगर बात करें तो इसको कहा जाता है सर्वदाता रक्त समूह, सर्वदाता या यूनिवर्सल डोनर। क्यों? क्योंकि ये सबको ब्लड डोनेट कर सकता है। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी, आई होप। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो ए ब्लड ग्रुप है क्या ये ए वाले को ब्लड डोनेट कर सकता है और ए वाले से ले सकता है? तो आप बिल्कुल सही बोलोगे कि हाँ ये ए को दे सकता है। क्यों? क्योंकि ए को देगा तो उसमें भी ए एंटीजन होगा और उसमें भी बी एंटीबॉडी होगी। क्लियर है? तो देखो ए वाला ए से ले सकता है और ए वाले को डोनेट भी कर सकता है। सेम इसी प्रकार से बी वाला बी को डोनेट कर सकता है और बी से ले भी सकता है। ए बी वाला तो सभी से ले सकता है और ए बी वाले को डोनेट कर सकता है, सेम एज ओ के लिए। तो क्या ए वाला ए से ब्लड ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। क्या ए वाला ए को ब्लड डोनेट कर सकता है? बिल्कुल डोनेट कर सकता है। बात करें बी की तो क्या बी वाला बी से ब्लड ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है और बी को डोनेट भी कर सकता है। ए बी वाला सभी से ब्लड रिसीव करता है और ए बी वाले को डोनेट कर सकता है। ओ जो ब्लड ग्रुप है ये ओ से ब्लड ले सकता है और सभी को डोनेट कर सकता है। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ये सिंपल सी चीज़ थी जो मैंने आपको बताई है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। बात करें अगर ओ ब्लड ग्रुप की, पहले ओ ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो ये सभी को डोनेट कर सकता है। डोनेट का मतलब क्या हुआ कि जो ओ ब्लड ग्रुप है क्या ये ए को ब्लड दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। क्यों? क्योंकि ये सभी को ब्लड डोनेट कर सकता है। तो क्या ए वाला इस ओ से ब्लड ले सकता है? बिल्कुल सर ले सकता है। तो मैं यहां लिख दूं ओ ब्लड ग्रुप कि ए वाला ओ से ले सकता है। क्यों ले सकता है? क्योंकि ओ वाला सभी को डोनेट करता है ब्लड। ये बात क्लियर है? सेम इसी प्रकार से बी जो बी ब्लड ग्रुप है ये ओ वाले का ब्लड ले सकता है। ये दोनों चीजें भी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ए वाला ओ से क्यों ले सकता है। क्यों? क्योंकि ये सबको ब्लड डोनेट कर सकता है। सेम इसी प्रकार से हम बात करते हैं ए बी ब्लड ग्रुप की। तो देखो ए बी जो ब्लड ग्रुप है ये सभी से ब्लड ले सकता है। तो क्या ए वाला ए बी को डोनेट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये सबसे ब्लड देता है, चाहे ए का हो, चाहे बी का हो, चाहे ए बी का हो और चाहे ओ का हो। तो यहाँ सब में क्या आ जाएगा? ए बी और ए बी पहले से है और यहाँ पर ऑल। क्लियर है? तो ये सिंपल सी ब्लड की सारणी थी। अब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन चुके हैं कि ए वाला किससे ब्लड ले सकता है, किसको दे सकता है। तो आपको ये चीज़ें हैं ये याद नहीं करनी है। अगर आप याद करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 दिन याद रहेगा, 15 दिन याद रहेगा और जैसे ही एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा और आपका तुरंत वो चीज़ें स्किप हो जाएगी और आप गलत करोगे क्वेश्चन को। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आप कोई भी चीज़ पढ़ो उसको कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ो। यदि आप कोई चीज़ कॉन्सेप्ट के साथ सीखते हो तो वो चीज़ आप कभी नहीं भूलते हो। यदि देखो आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो आप एक बार वीडियो को और देखें और फिर इस सारणी को आप दोबारा खुद के हाथ से बनाने की कोशिश करें कि सर ने किस प्रकार से बताया था। जैसे ही आप एक दो बार ये सारणी बनाओगे तो आप स्वयं समझने लग जाओगे कि यार किस प्रकार से ये होता है। क्लियर है? तो देखो आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम जो RH फैक्टर है उसके बारे में हमें नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। जैसे आपने सुना होगा ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव और बी नेगेटिव। तो देखो ये नेगेटिव पॉजिटिव समझने से पहले आपको ये अच्छे से समझ में आना चाहिए, इसके अलावा आप वो चीज़ नहीं समझ सकते। तो आपको पहले ये चीज़ अच्छे से क्लियर करनी होगी और जो RH फैक्टर है वो हमें कल की क्लास में लेने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।